क्लास आपने पिछले लेक्चर में बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट कर लिए थे, तो आज हम पढ़ रहे हैं यूजफुलनेस ऑफ बोर्स मॉडल। इसका मतलब अचीवमेंट क्या थी बोर मॉडल की, वो स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पहली अचीवमेंट पे आते हैं। तो सबसे पहली अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि वो एटम जो है वो स्टेबल क्यों होता है। इसका मतलब स्टेबिलिटी जो है किसी एटम की, वो उन्होंने अच्छी तरीके से बता दी थी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब तक एक ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तब तक वो एनर्जी लूज़ नहीं करेगा, जबकि रदरफोर्ड इस बात को नहीं समझा पाए थे। उसके बाद दूसरा जो मेन उनका था वो था लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रम जो है हाइड्रोजन का, वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था, जबकि रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जो उन्हें समझाया था। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कि जब मान लो ये हमारा कोई शेल है, ये शेल है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन का ही हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पर वो जो चक्कर लगा रहा है वो पहले शेल में। अब उसके पास तो बहुत सारे खाली शेल पड़े हैं बाहर की साइड, है ना। तो जब वो इन शेल में इस शेल को छोड़ के किसी दूसरे शेल में जाता है, तो उसे क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जब वो इस स्टेट से वापस आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। जो ये एनर्जी इमिट की, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी तो होगी ही। अगर वो फ्रीक्वेंसी हमें हमारे विजिबल रेंज के अंदर आती है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाई देते हैं, और अगर नहीं आती है तो फिर वो अलग अलग टाइप की बामर सीरीज़, लाइमन सीरीज़ टाइप हमें मिलती है। तो हम अभी पता कर रहे हैं कि जो ये लाइंस आ रही हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, एक्चुअली क्या होता है, हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम बनाया जाता है तो बहुत सारी लाइनें आती हैं। जैसे स्पेक्ट्रम तो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया है, अभी समझा देंगे, इसके बाद समझा देंगे। तो स्पेक्ट्रम में क्या होता है बेटा, ब्लैक ब्लैक ऐसे लाइनें आती हैं, बहुत सारी लाइन स्पेक्ट्रम में लाइनें आती हैं। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसी लाइनें आती हैं हाइड्रोजन वाली। तो ये जो है, जो एक पैटर्न बना, इसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो जब हाइड्रोजन के लिए या लिथियम 2+ या बरीलियम 3+, जो हाइड्रोजन जैसी स्पीसीज होती हैं, बताई थी मैंने, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाली, उनके अंदर ये पैटर्न जो था ये दिखाई दिया, और उन्हें समझ नहीं आया था शुरुआत में, बट बाद में समझ में आ गया। बाद में कैसे समझ में आया, जब बोर्स मॉडल आया तब समझ में आया। रदरफोर्ड के टाइम पे तो समझ ही नहीं आया था ना। तो हुआ क्या है, ये आप अब इससे समझोगे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये था सेल, ठीक है ना। हम एक हाइड्रोजन के एटम बना रहे हैं, उसमें हमने बना दिया न्यूक्लियस। ये पहली सेल है, ये दूसरी सेल है, अगर कंप्लीट बन जाते हैं कंप्लीट बना लेते हैं। ये दूसरी सेल है, ये तीसरी, एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बना पा रही, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया। तो ये है 1 नंबर सेल, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर, ये है 4 नंबर, ये है 5 नंबर, ये है 6 नंबर, ये है 7 नंबर। तो कई लाइनों के ग्रुप हमें दिखाई दिए थे, जिनको उन्होंने लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, इस नाम से बोला गया था उनको, कि ये वाली सीरीज़ हैं। तो होता क्या है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आता है, चाहे कहीं से भी आए, चाहे दूसरे से आए, चाहे तीसरे से आए, चाहे चौथे से आए, चाहे पांचवे से आए, ठीक है ना। इसका मतलब कहीं से किसी दूसरी शेल से अगर वो पहले इसमें आता है, तो जो एनर्जी जो होती है, जो वो इमिट करता है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि जब भी वो किसी हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा। तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी जो होती है अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर आती है, जिसे हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं, ठीक है। अगर कोई 2 नंबर पे आता है कहीं और से मतलब हायर एनर्जी लेवल पे, 3 से आया, 4 से आया, 5 से आया, कहीं से भी आया, अगर वो सेकंड नंबर वाली शेल पे आता है तो हम उसे बामर सीरीज़ बोलते हैं। और इस सीरीज़ में जितनी भी वो एनर्जी निकालता है वो सारी हमें विजिबल होती हैं। इसका मतलब बामर सीरीज़ जो होती है वो विजिबल रेंज के अंदर होती है। उसके बाद अगर तीसरे पे आया तो उसको बोलेंगे हम कि कहीं से भी अगर वो तीसरे शेल पे आ रहा है तो जो एनर्जी इमिट करेगा, तो उससे जो लाइनें मिलेंगी वो पास्चन की होती हैं। इसी तरीके से ब्रैकेट और फंड होता है 5वां वाला, ठीक है। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि जो मैंने बोला वो मैं क्या बोल रही हूँ। मैं ये बोल रही हूँ कि जब
हमने सीरीज़ पता की, तो एक थी सीरीज़ लाइमन, एक थी बामर। आप बेटा सिर्फ समझ लो, लिखने का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लाइमन, बामर, पास्ट चिन्ह और ब्रैकेट, और अभी मैंने बोला था फंड। पी साइलेंट है बेटा, फंड। अब जो लाइमन सीरीज मैंने क्या बोली थी कि वो कहाँ पे आ जाए, कहाँ से भी आ जाए, फ्रॉम कहीं से भी आ जाए, n इज इक्वल टू चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, है ना, कहीं से भी आए, लेकिन किस में आएगा, 1 में। तो लाइमन अगर वो कहीं से भी आए, 3 से, 4 से, 5 से, और किस में आएगा, 2 पे, तो वो बामर। ये विजिबल रेंज है, ये वाली विजिबल रेंज है, ये वाली ऊपर जो थी वो अल्ट्रा वायलेट रेंज थी। ये जो तीनों है ये इंफ्रारेड जोन में है। इंफ्रारेड मतलब कम एनर्जी वाली, ये विजिबल है, थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी हमें दिखाई देती है। लाइमन जो होता है वो अल्ट्रा वायलेट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली होती है। इसमें कौन से पे आएगा, कहीं से भी, तीसरे पे। इस ब्रैकेट में कौन से आएगा, चौथे से। और फंड में कौन से आएगा, 5वें से। तो ये जो अलग अलग लाइनें मिली, ये लाइनें उसने एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि ये तो हो गया कि अचीवमेंट्स क्या थी रदरफोर्ड मॉडल की। अब हम आते हैं बोर्स मॉडल की लिमिटेशन क्या थी। लिमिटेशन मतलब कमियां क्या थी, ठीक है। तो लिमिटेशन में सबसे पहले जो आया था, लिमिटेशन ये था कि उसने स्पेक्ट्रा ना सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसों का एक्सप्लेन किया था, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम थे उनका नहीं किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, मैंने कहा आपको बताया था ना, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसों का उसने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा जो था वो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, किनका, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स थे उनका, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थी उनकी कमी बोर मॉडल की, वो थी जी-मैन इफेक्ट। जी-मैन इफेक्ट क्या होता है बेटा, जो स्पेक्ट्रम में लाइनें नज़र आ रही थी, जैसे जो उन्होंने एक्सप्लेन कर दी थी, मान लो हाइड्रोजन की उन्होंने लाइन एक्सप्लेन की थी ना, मान लो हाइड्रोजन की उन्होंने ये लाइन, ये मान लो ये 3 लाइनें थी, मान लो पर्टिकुलर पे फोकस कर रहे हैं, बहुत सारी लाइनें थी, हम कोई 3 लाइन ले रहे हैं। तो ये जो 3 लाइनें थी, जी-मैन इफेक्ट क्या होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है, इसका मतलब जब हम लाइन स्पेक्ट्रम ले रहे हों, ठीक है, और जब हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया होता है तो वहाँ पर जो ये लाइनें थी, स्पेक्ट्रल लाइनें जो थी, ये टूट जाती हैं। इसका मतलब मान लो जो ये लाइन थी, ये मान लो 2 में टूट गई, ये लाइन थी मान लो ये 3 में टूट गई। इसका मतलब क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोलते हैं हम जी-मैन इफेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाता था तो भी टूटते थी, ये लाइनें अलग अलग में टूट जाती थी। इसका मतलब आपको एक लाइन दिखाई दे रही थी बट एक्चुअल में वो 3 में या 2 में मिलकर बनी होती थी। तो वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या क्या नहीं कर पाया वो मैं दोबारा से बता रही हूँ। एक तो बता दिया था ना, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। हम दूसरा डिस्कस कर रहे थे, दूसरा क्या था हमारा, जी-मैन इफेक्ट। जो जी-मैन इफेक्ट क्या था, जी-मैन इफेक्ट क्या था, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइन्स इन मैग्नेटिक फील्ड, ये एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया था। तीसरा जो था वो था स्टार्क इफेक्ट। क्या था, स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे बात करते हैं, फोकस। तीसरा जो मतलब ये तो हो गया स्प्लिटिंग वाला और स्पेक्ट्रम वाला। हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है, अगला पॉइंट है उसका जो 3 डायमेंशनल मॉडल था वो नहीं था, 2 डायमेंशनल था, 3 डायमेंशनल मॉडल नहीं था। किसका, बोर का। अब जो एक्चुअल में जो एटम होता है वो तो 3 डायमेंशनल है। उन्होंने क्या बोला कि ये ऑर्बिट है, ये ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। तुम जैसे सीडी देखी होगी आपने,
तो सी डी क्या है, वो तो 2 डायमेंशनल है ना, बिल्कुल एक एक्सिस पता होती है जिससे उसकी लेंथ पता कर दो कितनी बड़ी है, एक वो कितने मतलब ऊंचाई है उसकी कितनी है, लेकिन मोटाई तो बिल्कुल बिल्कुल पतली होती है, हालांकि थोड़ी बहुत होती है, बट इसके हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होती थी, बोर मॉडल के हिसाब से, क्योंकि उसने क्या बोला था, रिंग में चक्कर लगा रहे हैं वो। तो इसका मतलब उसका क्या मॉडल था, फ्लैट मॉडल था। फ्लैट मतलब ओनली 2 डायमेंशनल आर रिक्वायर्ड, बट एक्चुअल में जो एटम होता है वो कैसा होता है, वो 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल कैसे हुआ ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो उनकी थी, नेक्स्ट था जो कमी उनकी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वो समझा नहीं पाई। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स समझा नहीं पाए। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे पूछे कि वाटर की शेप कैसी होती है, आप बता दोगे कैसी होती है, मैं बता दे दूँगी, मैं वी शेप होती है। तो ये जो उल्टा वी आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप की शेप कैसे हुई, क्यों हुई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ये तब तक था जब तक कुछ खोज नहीं हुई थी, क्योंकि उन्होंने पार्टिकल नेचर माना था इलेक्ट्रॉन का। अगली जो कमी थी वो ये कह रही थी कि एक साइंटिस्ट हुए थे डी ब्रोगली, हम बाद में पढ़ेंगे अभी से। जो डी ब्रोगली थे उन्होंने ये बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो दोनों करेक्टर दिखा रहा है, वो वेव का करेक्टर भी दिखा रहा है और साथ में साथ वो पार्टिकल का करेक्टर भी दिखा रहा है। लेकिन बोर ने सिर्फ किसका करेक्टर माना था, पार्टिकल का, उसने वेव को माना ही नहीं था। इसका मतलब वो डी ब्रोगली जो था उनके हिसाब से उन्होंने तो उसको प्रूव भी कर दिया था कि डी ब्रोगली ने कि इलेक्ट्रॉन दोनों करेक्टर दिखाता है, बट वो डी ब्रोगली कंसेप्ट के हिसाब से नहीं था। अगली जो कमी थी, एक प्रिंसिपल आएगा जिसे हम बोलते हैं हेजनबर्ग प्रिंसिपल। हेजनबर्ग प्रिंसिपल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आप ये समझ लिए कि हेजनबर्ग ने जो प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी का, वो बोर मॉडल इसके अकॉर्डिंग नहीं था, जबकि हेजनबर्ग और डी ब्रोगली दोनों ने अच्छी तरीके से अपने दोनों चीज़ों का प्रूफ दिया था। तो इसका मतलब बोर जो था वो कहीं ना कहीं गलत थे। तो इस वजह से ये जो थ्योरी थी इसमें और अच्छी तरीके से अमेंडमेंट करके, या आप ये समझ लीजिए कि डी ब्रोगली और हेजनबर्ग से प्रेरित होकर एक नया मॉडल आया जिसे हम वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम बोलते हैं। इसका मतलब बोर मॉडल को भी क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये आज पूरा समझ में आ गया होगा, और रिटर्न मटेरियल मैं आपके पास भेज दूंगी। थैंक यू क्लास।